हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम क्लाइमेटोलॉजी का सेकंड चैप्टर वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में और विस्तार से पढ़ें व जानें। पिछले चैप्टर में हमने वायुमंडल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था कि वायुमंडल किन किन तत्वों का बना है, इनमें विभिन्न गैसों, जलवाष्प और ठोस कणों के क्या क्या कार्य हैं, ये हम सब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आइए इसी वायुमंडल के बारे में, इसकी भौतिक संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, समझते हैं और ये मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है, इसको समझना, पढ़ना, जानना हमारे लिए व हमारे भविष्य की गतिविधियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सब को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले वायुमंडल का ये एक साधारण चित्र मैंने बनाया है कि सरफेस ऑफ द अर्थ को हमने फ्लैट दिखाया है, गोलाई की बजाय इसको फ्लैट दिखाया है। एक तरफ ध्रुव और एक तरफ भूमध्य रेखा दिखाई है और वायुमंडल के ऊपर अलग अलग इन परतों को अलग अलग रंगों से दिखाया गया है। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल को घनत्व के आधार पर, तापमान के आधार पर व वायु दबाव के आधार पर हम इसको अलग अलग परतों में बांट सकते हैं व इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर सबसे पहले वायुमंडल की ये परत है जिसको ट्रोपोस्फियर या शोभ मंडल कहते हैं। दूसरी परत स्ट्रेटोस्फियर या इसको हम समताप मंडल कहते हैं। तीसरी परत मध्य मंडल, चौथी परत थर्मोस्फियर, इसको आइनोस्फियर भी कुछ लोग समझते जानते हैं, वह बाह्यमंडल जिसको हम एक्सोस्फियर के नाम से जानते हैं। इन सब मंडल की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ये सब मंडल मनुष्य के लिए कैसे उपयोगी हैं, आइए इनके बारे में समझते हैं और जानते हैं। सबसे पहले वायुमंडल की परत है, इसको हम शोभ मंडल कहते हैं। शोभ का अर्थ है परिवर्तन मंडल या बदलता हुआ मंडल, क्योंकि वायुमंडल की सभी परतों में से इस मंडल में ही मौसम, जलवायु संबंधी घटनाएं देखने को मिलती हैं। बादल बनना, वर्षा होना, ये सारी क्रियाएं सिर्फ इस मंडल के अंदर देखी जाती हैं। घनत्व और तापमान के आधार पर हम कहते हैं कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई भू सतह से 8 किलोमीटर व भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है, यानी भूमध्य रेखा पर ये अधिक ऊंचा है। इस ऊंचाई का मुख्य कारण है हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सारा साल सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों पर सारा साल सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। वहाँ तापमान कम रहता है। भूमध्य रेखा पर अधिक तापमान के कारण संवहनीय धाराएं उठती हैं और वो इस शोभ मंडल की ऊंचाई को बढ़ा देती हैं। ये शोभ मंडल की औसत ऊंचाई अगर आप कहें तो हम कहते हैं कि औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है। और एक और विशेषता है, गर्मियों में जहां भी गर्मी होगी शोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाएगी और सर्दियों में शोभ मंडल की मोटाई कम हो जाएगी। ये इस विशेषता के कारण हमारा शोभ मंडल भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक मोटाई लिए हुए है। इस मंडल की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी विशेषता है इसकी नॉर्मल लैप्स रेट, यानी तापमान घटने की दर। इस मंडल के अंदर ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचा जाएंगे, तापमान 165 मीटर ऊंचा जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, यानी कि प्रति 1000 मीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। मान लीजिए हम कहें कि शिमला की ऊंचाई 2000 मीटर है, तो शिमला का तापमान उसी अक्षांश के ऊपर अन्य शहरों से 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ऐसा इस शोभ मंडल के अंदर पाया जाता है। और इस शोभ मंडल में मौसम बदलता रहता है, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी धुंध, कभी वर्षा। ये सब क्रियाएं इसी मंडल में देखी जाती हैं। वायुमंडल की और परतों के अंदर ये विशेषता नहीं पाई जाती है। इस मंडल में हवाएं
क्षैतिज दिशा में भी चलती है, वह ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह की दिशाओं में हवाएं चलती है। और ये जो परत है वायुमंडल की सबसे भारी परत कही जाती है, क्योंकि 80% इस वायुमंडल का भार, मास ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसी मंडल के अंदर पाया जाता है और इसी मंडल में ही जीवन भी पाया जाता है। इसलिए क्षोभ मंडल हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कहा जाता है। अगली परत से पहले, समताप मंडल से पहले क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में समताप सीमा आ जाती है, जो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की ऐसी परत है जिसमें क्षोभ मंडल की विशेषताएं समाप्त होने लगती हैं और समताप मंडल की विशेषताएं शुरू होने लगती हैं। और देखिए आप, समताप सीमा के ऊपर भूमध्य रेखा पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड और ध्रुवों पर -45 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन इस क्षोभ सीमा की विशेषता है हमारे वायु परिवहन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वायुयान 10 से 12 किलोमीटर की इस ऊंचाई के ऊपर अधिक सुरक्षित रहते हैं, अधिक बेहतर तरह से कार्य कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बम्पी पॉकेट से बचने के लिए, डगमगाने वाली स्थिति से बचने के लिए हमारे वायुयान क्षोभ सीमा के पास उड़कर चलते हैं, क्षोभ सीमा में बेहतर अपना कार्य करते हैं। दूसरी परत है, इसको हम समताप मंडल कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा था, इस मंडल में वो तापमान घटना बंद हो जाता है। तापमान ऊंचाई के साथ घटता नहीं है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान सम हो जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और इस मंडल के अंदर जलवाष्प और धूल के कण बहुत कम मात्रा में या लगभग एब्सेंट हो जाते हैं, निग्लिजिबल, बहुत ही कम हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि समाप्त हो जाते हैं। वायु का परिसंचरण, वायु जो ऊर्ध्वाधर रूप में चलती है वो भी बंद हो जाती है, सिर्फ हवा क्षैतिज दिशा में चलती है। लेकिन ये समताप मंडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। उसका कारण है इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है जिसमें O3 ओजोन गैस की अधिकता पाई जाती है। ये ओजोन गैस एक छतरी का सा काम करती है वायुमंडल के अंदर। पृथ्वी के चारों तरफ इसका कार्य क्या है कि ये सूर्य तप जो सौर किरणें हैं उनमें पराबैंगनी किरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और भू सतह पर जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मनुष्य अपनी क्रियाओं से इसे चेंज कर रहा है, इसे डिस्टर्ब कर रहा है और ओजोन होल बनने की क्रियाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन ये इस पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इसको ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल भी कहा जाता है। वायुमंडल की तीसरी परत है मध्य मंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और इसमें तापमान बहुत अधिक कम हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वह वायुमंडल का घनत्व, वायु दबाव और तापमान तीनों जो है वो कम होने लगते हैं। यहाँ वायुमंडल का एक और चित्र मैंने आपको सामने ये दिखाया है कि किस तरह से वायुमंडल में तापमान और वायु का दबाव कम हो रहा है। देखिए, इस नीली रेखा से समुद्र तल के पास लगभग 1013 मिलीबार का वायु दबाव दिखाया गया है और ये कैसे तेजी से घटता घटता हमारी 1,00,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 0 हो जाता है, शून्य के बराबर रह जाता है, बहुत कम रह जाता है। ये लाल रेखा से तापमान प्रदर्शित किया गया है, कैसे क्षोभ मंडल के अंदर तापमान कम होता है, फिर धीरे धीरे सम हो जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है और फिर धीरे धीरे कम होने लग जाता है। यह इस वायुमंडल के अंदर तापमान का घटना बढ़ना अलग अलग क्रियाओं पर निर्भर करता है। अलग अलग परतों के अंदर इसकी अलग अलग ढंग से ये घटता बढ़ता रहता है। वायुमंडल की अगली परत है, इसको हम कहते हैं थर्मोस्फीयर, तापीय मंडल। कुछ विद्वान इसको आयन मंडल के नाम से भी जानते हैं। 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई वाले इस भाग को हम
आयनोस्फीयर या तापीय मंडल कह देते हैं। और यहाँ तापमान फिर तेजी से बढ़कर 1480 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसको क्यों आयन मंडल कहते हैं? क्योंकि इस मंडल के अंदर जो हमारी गैसें हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल के रूप में H पॉजिटिव और O नेगेटिव आयंस के रूप में पाई जाती हैं। चार्ज पार्टिकल होने के कारण, आयन रूप होने के कारण इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसका सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वायुमंडल में जब भी कोई उल्का या कोई अन्य वस्तु वायुमंडल के अंदर धरातल की ओर बढ़ती है, वो जल कर राख हो जाती है। हमारे खराब हुए उपग्रह या अन्य कोई भी यंत्र जब इस मंडल के अंदर प्रवेश करता है, अधिक तापमान के कारण जलकर समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है। इसी मंडल को जब हम आयनोस्फीयर कहते हैं तो इसकी अलग अलग परतें हैं। इसको हम डी लेयर, ई लेयर्स, एफ लेयर और जी लेयर्स कहते हैं। आप लोग सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, घर में रेडियो टीवी यूज़ करते हैं। आपको हैरानी होगी कि आपके ट्रांसमिशन टावर से जब तरंगें छोड़ी जाती हैं, वायुमंडल से वो रिफ्लेक्ट होकर वो आपके घर रेडियो या आपके फ़ोन तक पहुंचती हैं। ये तरंगें अलग अलग प्रकार की होती हैं। FM आप पढ़ते हैं, MW या मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, या शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2। कभी ऐसे रेडियो होते थे जिस पर अलग अलग बैंड्स होते थे, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3। ये सभी अलग अलग दूरियों से ट्रांसमिशन को करने के लिए, प्रसारण की सुगमता के लिए प्रयोग किए जाते थे और वो इन अलग अलग परतों से प्रसारित होते थे। यानी आज जितने भी बेतार के उपकरण हैं, वायरलेस जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब के सब इस आयन मंडल पर निर्भर करते हैं। मान लीजिए आप कभी किसी मित्र को फ़ोन करते हैं तो आपके फ़ोन से तरंगे इस आयन मंडल टावर को टच करेंगी, जो भी आपके आसपास टावर होगा उससे आयन मंडल में तरंगे जाएंगी और उससे फिर आपके मित्र के फ़ोन के आसपास जो टावर होगा वहाँ तरंगे कैच होंगी और फिर आपके फ़ोन तक जाएंगी। यानी ये वायुमंडल की परत हमें दिखाती है किस तरह से कि प्रसारण की गतिविधियों में हमें बहुत अधिक प्रयोग में लाई जाती है। एक और विशेषता है कि वायुमंडल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर हमें एक दिव्य ज्योति दिखाई देती है, जिसे हम ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। और उत्तरी ध्रुव पर इसका नाम है ऑरा बोरियालिस, उत्तरी ध्रुव पर, और दक्षिण में इसको ओरा बोरियालिस के नाम से जानते हैं। ओरा बोरियालिस ये एक तरह की ध्रुवीय ज्योति है जो प्रकाश ध्रुवों के आसपास हमें नजर आता है। इसका कारण है नंबर 1, ध्रुवों की चुंबकीय शक्ति। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जो मैग्नेटिक पोल्स पाए जाते हैं वो कारण है। और दूसरा कारण है सूर्य से जो उच्च तरंगें आती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं, छोटी लघु तरंगें लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स आती हैं, गामा रेज एंड एक्स रेज, जो हाई चार्ज पार्टिकल वेव्स हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण, इस चुंबकीय ध्रुवों पर उनके इंटरेक्शन के कारण हमें ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है। मैं आपको इस चित्र में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से ये हरे रंग की अलग अलग ध्रुवीय ज्योति नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल के ऊपर आपको नजर आती है। नॉर्वे में या ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया में साउथ पोल की तरफ ये ध्रुवीय ज्योति आप सब देख सकते हैं। अगला स्फीयर है, इसको हम एक्सोस्फीयर या मैग्नेटोस्फीयर भी कह देते हैं। वायुमंडल का घनत्व अत्यंत कम हो जाता है। 640 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर ये अंतरिक्ष की तरफ हमारा वायुमंडल मिल जाता है। लेकिन इस मंडल की भी उपयोगिता ये है कि जितने भी मानव निर्मित उपग्रह हैं जो आपको पृथ्वी पर अलग अलग संसाधनों की जानकारी देते हैं, ये जितने भी उपग्रह आप बनाकर यहाँ से रॉकेट से लॉन्च करते हैं, ये सब के सब इसी मंडल के अंदर उड़ते हैं और इसी मंडल से आपको सारी सूचनाएं एकत्रित करके पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। हम वायुमंडल की रासायनिक संरचना
रासायनिक तत्वों के आधार पर भी अलग अलग परतों के अंदर बांट सकते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि वायुमंडल की इस पृथ्वी के साथ लगती हुई परत ये सममंडल है, होमोस्फीयर है, जो 0 से यानी कि भूतल से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। दूसरी परत एटॉमिक नाइट्रोजन लेयर है जो 90 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तीसरी परत एटॉमिक ऑक्सीजन की परत है जो 200 से 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। हीलियम परत है जो 1100 से 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और बाह्य वायुमंडल में 3500 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हाइड्रोजन परत पाई जाती है। यानी कि ये रासायनिक संरचना, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर भी वायुमंडल को हम अलग अलग परतों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे कि ये वायुमंडल हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। ये हमें सपोर्ट लाइफ यानी कि जीवनदायिनी है। ये हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस हमें प्रोवाइड करता है जिससे जीवन संभव है। इसी के कारण ही इस पृथ्वी पर मौसम और जलवायु होते हैं। मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी सभी घटनाएं इस वायुमंडल के कारण हैं। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है कि पृथ्वी पर एक सही तापमान, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये बनाकर रखता है, वरना मंगल ग्रह पर या शुक्र ग्रह पर या बुध ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो तापमान एक्सट्रीम, बहुत ऊंचा या बहुत कम, कभी 100 डिग्री प्लस, 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस या फिर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। लेकिन वायुमंडल के कारण इस पृथ्वी पर तापमान ऑप्टिमम रहता है। उसके बाद जैसे हमने पढ़ा आयनोस्फीयर व पृथ्वी की अदर जो हमारी परतें हैं ये क्या करती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज और उल्काओं से हमारा बचाव करते हैं, वरना इस पृथ्वी पर जीवन बहुत अधिक कठिन हो जाता। और सबसे अंतिम एक कार्य हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मनोरंजन के साधन, हमारे उपकरण, सब के सब इस वायुमंडल के कारण ही हमें प्रयोग में ला सकते हैं। अगर ये वायुमंडल ना होता तो इस पृथ्वी पर जीवन असंभव था। अब इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।